उससे बात करो ना, तो आ जाए तो देखो हम क्या पढ़ रहे थे, मूल ढांचा। क्या पढ़ रहे थे? मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर। क्या पढ़ रहे थे? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। अब क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर, बताएं। ऐसी कुछ सिस्टम संविधान के, या ऐसी कुछ प्रोविजन, या ऐसे कुछ प्रावधान जो क्या होते हैं, बदले नहीं जा सकते। हाँ, उनके अलावा वो दूसरे के महत्वपूर्ण तो सब रहते हैं, लेकिन वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या था आपका, लोकतंत्र, मूल अधिकार, ये सब देखे थे। उसके बाद ये सारे देख लेते, मूल ढांचे के तत्व कौन कौन से, ये भी देख लेते, एलिमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब लिखना है हमें कि मूल ढांचे का व्यवहार में प्रयोग कब हुआ है ना, तो मूल ढांचे का व्यावहारिक प्रयोग, मूल ढांचे का व्यावहारिक प्रयोग, व्यावहारिक मूल ढांचे का व्यावहारिक प्रयोग, द एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। मतलब ये सिद्धांत तो पढ़ लिया हमने, वास्तविकता में ये यूज कब हुआ, तो एक बार क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी सरकार थी, है ना, 1975, 1975। अब क्या होता है कि इंदिरा गांधी जी ने चुनाव में क्या यूज कर लिया, एक अधिकारी का क्या यूज किया कि उनका कल रिटायरमेंट होने वाला था, और आज उन्होंने, इंदिरा गांधी चुनाव में क्या कर लिया, प्रचार करवा दिया, है ना, और कार्ड यूज कर ली, और कितने 268 रुपये या 26 रुपये चुनाव में ज़्यादा यूज कर लिए, जितनी लिमिट थी उससे। तो एक व्यक्ति थे राजनारायण, उन्होंने केस लगा दिया किस पर, इंदिरा गांधी पे, कि इन्होंने चुनाव में भ्रष्ट साधनों का प्रयोग किया है और नियमों का उल्लंघन किया है। हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट मतलब उत्तर प्रदेश का, है ना, क्योंकि जनरली पहले कोर्ट केस कहाँ जाता है, पहले या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। सो हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर दिया कि अब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती, ना संसद के आने वाले 6 सालों तक चुनाव लड़ सकती है। तो इंदिरा गांधी जी ने बोला कि तो दिक्कत होगी, तो उन्होंने एक संशोधन करा। संशोधन का नाम है 39वां संशोधन 1975। लिखें आप, देखो, देखिए, सर्वप्रथम मूल ढांचे का सिद्धांत में प्रयोग, फर्स्ट टाइम, सर्वप्रथम मूल ढांचे का सिद्धांत में प्रयोग, सर्वप्रथम मूल ढांचे का सिद्धांत में प्रयोग 39वें संशोधन 1975 में किया गया। अब क्या हुआ था इसमें बताएंगे आपको ना। सर्वप्रथम मूल ढांचे का सिद्धांत में प्रयोग 39वें 39th अमेंडमेंट 1975 में किया गया। इसमें क्या करा पता है, अब हमने आपको एक चीज बताई थी, न्यायिक पुनराविलोकन, जुडिशियल रिव्यू। क्या होता है मनीष जी जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू और न्यायिक पुनराविलोकन किसे कहा जाता है? न्यायिक पुनराविलोकन किसे कहा जाता है? सरकार अगर कहती है जैसे हाँ, इसको अच्छी भाषा में अगर लिखेंगे हम तो, जैसे कि लड़कियों को शिक्षा का अधिकार है, मतलब महिला को शिक्षा, सरकार ने अगर कोई कानून बनाया है, बेटो विधायिका ने कोई कानून बनाया, तो उस कानून को चेक करना कि क्या ये सही है या नहीं है, इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, है ना। तो जुडिशियल रिव्यू अगर करेगी न्यायपालिका, तो सरकार के ऊपर नकेल कस सकती है। तो इंदिरा गांधी जी ने एक प्रोग्राम करा, प्रोग्राम ये करा, 39वें संशोधन में क्या प्रावधान था, तो लिखिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के चुनाव को न्यायिक पुनराविलोकन से बाहर कर दिया गया। न्यायिक पुनराविलोकन से बाहर कर दिया। मतलब अगर मुद्दा राष्ट्रपति चुनाव का हो, प्रधानमंत्री चुनाव का, उपराष्ट्रपति चुनाव का, तो न्यायपालिका उसे नहीं देख सकती। किसको बाईपास करने के लिए?
इलाहाबाद हाई कोर्ट के केस को खत्म, टाटा बाय बाय करने के लिए क्या बोल दिया कि इनके चुनाव से संबंधित कोई भी मुद्दा होगा ना, न्यायपालिका नहीं देख पाएगी। न्यायपालिका ने बोला अच्छा है ना। अब क्या होगा, जो इस हाई कोर्ट ने क्या करा, इन प्रधानमंत्री का चुनाव 5 साल के लिए रद्द कर दिया, अब नहीं देख सकते, वो बात क्यों मानेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, अगला लिखिए, हाँ ये लिख लो, है ना। न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर कर दिया गया। डिम्पल इन सब ने लगा रखा, अच्छे लग रहे हैं, आप भी लगाओगे, लटकाओ गले में, लटकाओ अच्छा लगे। बनाया ही कोई चीज तो उसका उपयोग करना। अरे मंडे बस एक बार सबको छूट मिलेगी, नहीं पहन के लाएंगे तो फाइन, बस नया मिल गया ना इनको, फिर नया बनवाया फिर। अरे मैंने बोला वो टूट भी गया नहीं, ये इंक फैल गई यार उनके, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आई। नहीं अरे नहीं, यही पड़ा था, ऑटोमेटिक हो गया, इनको दिया ही नहीं, दिया ही नहीं यार। क्या बोले सर, अगर ये टूट जाए हमसे कभी फ्यूचर में तो तो बोले अभी टूट गया। मैंने बोला फ्यूचर में टूटे, नया बना देंगे, कि बोले टूट गया। हाँ तो देखो, मूल ढांचे का लिख लिया, मेरे जैसा सर भी नहीं मिलेगा। चलो, तो मूल ढांचे का व्यवहारिक प्रयोग कब किया गया, 39th अमेंडमेंट 1975 में इंदिरा गांधी जी ने क्या करा, 1975 में इन चुनावों को, किन चुनाव को, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन तीनों को चुनाव कौन कराता है, ECI, कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग। अब भारत के निर्वाचन आयोग की बात कहाँ कही गई है, आर्टिकल 324 है ना, 24 से लगाकर 29 तक है ना, 29-30 में 29 तक है ना। हाँ अब अगला लिखिए, इस संविधान संशोधन को, किसको, 39वें संशोधन को, इस संविधान संशोधन को इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद में चुनौती दी गई। जो कौन सा केस आया था, ये जो केस आया था ना इलाहाबाद हाई कोर्ट का, इनका नाम क्या था, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, बनाम वर्सेस इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, तो साथ में आएगा बनाम अलग, बनाम मेरे बीच में, वर्सेस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ऐसा बनाम, हाँ बनाम मतलब वर्सेस, दोनों के बीच है ना। हाँ तो इंदिरा गांधी, इस केस में इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद को चुनौती दी गई। राजनारायणवाद, वाद मतलब केस है ना, वाद मतलब केस, हाँ चुनौती दी गई। क्या चुनौती दी गई कि आपने जो संशोधन करा है ये असंवैधानिक है, ये मूल ढांचे के खिलाफ है, लिखें इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद है ना। इस वाद के निर्णय देते, इस वाद में ये केस हुआ था ना, इस केस के बारे में निर्णय देते हुए, इस केस के बारे में, किस केस के बारे में, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, इस केस के बारे में निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने या उच्चतम न्यायालय ने, इस केस के बारे में निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय ने विधि के समान समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इस केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विधि के समान समानता मूल ढांचे का अंग है। विधि के समान समानता है ना, विधि के समान समानता, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने ये भी बराबर है, ये कोई बड़े नहीं, इसलिए है ना। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विधि के समान समानता मूल ढांचा है, मूल ढांचा है, विधि के समान समानता क्या है, मूल ढांचा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ना हम समय समय पे बताएंगे मूल ढांचा क्या है, तो ये एक बार ये बताएं विधि के समान समानता भी क्या है, मूल ढांचा है, लिख लिया। जिस कारण 39वें संशोधन को निरस्त कर दिया, क्या कर दिया है,
जिस कारण इसे निरस्त कर दिए। क्या बोला कि ये भी विधि के समान संरक्षण इसलिए, सॉरी, विधि के समान समानता इसलिए इस कारण 39वें संशोधन को निरस्त कर दिया गया। ठीक, लिखो 2015 में पहला प्रयोग से होगा, 2015 में दूसरा, ये पहला हो गया कौन सा मूल ढांचे का व्यवहारिक प्रयोग में पहला 1975 का 39वां संशोधन। दूसरा देखें 2015 में 99वां संशोधन 2015 99th अमेंडमेंट 2015 में 99वें संशोधन में सुप्रीम कोर्ट ने या सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में 99वें संशोधन, देखो 99वें संशोधन में क्या था पता है, इसमें था NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। लिख लो इसको, NJAC फुल फॉर्म लिख लो, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, है ना, हिंदी में क्या? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। एक बार बोल दो ना, 2015 में 2015 में 99वें संविधान संशोधन, इसमें क्या था पता है, इसमें सरकार, इसमें लिखो, इसमें सरकार द्वारा NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया। इसमें सरकार द्वारा NJAC या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया। इसमें क्या था पता है, NJAC में सरकार द्वारा NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया। इसमें क्या था, इसमें यह था कि अभी जो न्यायाधीशों जो है, चीफ जस्टिस और जस्टिस है, उनका निर्वाचन कैसे होता है, उनका चयन कैसे होता है, एक मंडली होती है, उसका उस मंडली क्या कहा जाता है, वो अलग है, कोलिजियम व्यवस्था। जो मंडली मतलब 4-5 लोगों ग्रुप, वो करते चीफ जस्टिस को, जजेस को, सबको नियुक्त। अब सरकार ने क्या बोला, एक आयोग लाएंगे हम, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, ऐसे जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ले आए कि इसमें एक प्रधानमंत्री होंगे, एक चीफ जस्टिस होंगे, विपक्ष का नेता होगा, एक कैबिनेट मंत्री होगा। ये सब लोग मिलकर चीफ जस्टिस की क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। न्यायपालिका को लगा ये हमारे बीच में उंगली कर रहे हैं आके यार, ये तो लिखें आप, है ना। सरकार क्या लेकर आई, 99वें संशोधन 2015 में NJAC लेकर आई, हाँ लिखे आप। हाँ, इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा, हाँ इसका एक लाइन छोड़ के लिख दो, उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे अवैध घोषित कर दिया। बोले खत्म, टाटा बाय बाय, बोले नहीं, गलत बात, उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे अवैध घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर इनवैलिड, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इसे डिक्लेयर इनवैलिड। उच्चतम न्यायालय ने इसे अवैध घोषित कर दिया और कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी मूल ढांचे का अंग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे अवैध घोषित कर दिया और कहा कि, उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे अवैध घोषित कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता भी मूल ढांचे का अंग है। आपने कहा ना कि कर दिया और न्यायपालिका का, हाँ न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी मूल ढांचे, हाँ वो सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका नहीं, चलो ठीक, न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी मूल ढांचे में शामिल है ना। हमने आपको बताया था ना कि मूल ढांचा कोई फिक्स चीज नहीं है, लिख लिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी मूल ढांचे का अंग है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी मूल ढांचे का अंग है। क्या ये समझ आया आपके? हाँ, सरकार ने एक कानून लाई, एक संशोधन करा कि हमारे यहाँ पर चीफ जस्टिस की और जजेस की रहती है ना, सुप्रीम कोर्ट में जो नियुक्ति, देखो प्रधानमंत्री का चुनाव हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव नहीं होता है, चयन होता है, इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है, चयन होता है। अब उनका सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति करते हैं ना, एक मंडली रहती है, उसको बोलते हैं कोलिजियम सिस्टम। वो कौन रहते, सारे न्यायाधीश ही रहते, वही अपने में से न्यायाधीश करेंगे। सरकार ने बोला यार ये तो अपने अपने लोग ही, तो सरकार एक आयोग लेकर आई,
कि इसमें विपक्ष का नेता रहेगा, प्रधानमंत्री रहेगा, मंत्री रहेगा, न्यायपालिका रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये तो हमारे अंदर उंगली कर रहे तो बोल दिया नहीं ये खराब बात है, ये मूल ढांचा है, न्यायपालिका स्वतंत्रता मूल ढांचा है। तो इसे क्या कर दिया है, 99वें संशोधन को अवैध घोषित कर दिया। और हाँ लिख दिया मूल ढांचा भी कि मूल ढांचे का अंग है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और 99वें संशोधन को अवैध घोषित कर दिया, और 99वें संशोधन को अवैध घोषित कर दिया। हम आपको क्या बताए थे कि अगर कोई कानून बन रहा है और अगर वो खराब है तो उसे अवैध घोषित करने का अधिकार क्या है, मूल ढांचा है ना। मूल ढांचा मतलब कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आप नहीं बदल सकते, ये बोला था ना कि मूल ढांचा मतलब ऐसी चीजें नहीं बदल सकती। तो उसके अंतर्गत क्या आता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी आती है कि न्यायपालिका में आप आके इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। आगे बात समझ में, और इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। सर वो एनजेएसी का हिंदी में बताओ ना। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय आयोग, हाँ नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। हाँ अपॉइंटमेंट कमीशन है ना। अब लिखिए मूल ढांचे के पक्ष में तर्क। हाँ हाँ ये नहीं, तीसरा नहीं, ये नेक्स्ट पॉइंट है। ये मूल ढांचे, देखो दूसरा पॉइंट क्या था, मूल ढांचे का व्यवहारिक प्रयोग। अब मूल ढांचे के क्या मिल गया, क्या मिल गया, फीकी कर रहे हैं। ट्राइपॉड बोलते हैं इसको, क्या है ये? अरे सर जो भी है मैं हिल गया, वही हिल गया। अच्छा तो क्या ये, कहीं नहीं, सब बढ़िया है। रुको मत करो उंगली उसकी। अरे यार पीछे बैठो, पीछे किसको थोड़ा। गलती से हो गया, सही है, सही खा सकते हैं। वीडियो चल रहा है, गुस्सा नहीं करना ऐसे, गुस्सा कर रहे हैं उनपे, किस पे? उनके तो ऐसे आके गाड़ रहे थे। अच्छा चल, अब मूल ढांचे के, मूल ढांचे के पक्ष में तर्क लिखें आप कि क्या मूल ढांचा अच्छा है खराब है। फिर विपक्ष में देखें तो लिखे मूल ढांचे का सिद्धांत मुख्यतः तो औचित्यता पर आधारित। औचित्य मतलब होता है औपचारिक, कि ऐसा होगा है ना, औचित्यता पर है ना, कि औचित्य है कि नहीं है ना। तो लिखिए मूल ढांचा मुख्यतः औचित्यता, औपचारिक है ना, औचित्यता। ये किस पे आधारित, औचित्यता, 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 औचित्यता मतलब होता है औपचारिक या होता है फॉर्मल है ना। औचित्य एक होता है ना कि आपको रोज ड्रेस पहन के आना है, आई कार्ड लटका करना, ये पहन के नहीं आए लोग, क्या कर लिया हमने, औपचारिक नियम का बना, सब पहन के आएंगे। डिम्पल ने गले में यहाँ आते ही निकाल दिया आई कार्ड। तो न तो औचित्यता नहीं, औचित्य मतलब हर चीज जो लिखी हुई वो मानते हैं क्या, नहीं मानते है ना। तो मूल ढांचे में लिखा है वो सारा औचित्य पर आधारित है। कैसा, अगला लिखे आप, पर आधारित, औचित्यता पर आधारित है। हाँ लिखे आप। अच्छा, और औचित्यता का मतलब एक और होता है कि औचित्यता का मतलब रिजिडिटी नहीं रहना, समय के अनुसार में बदल जाना है। उसके औचित्य क्या है, बोले आपके औचित्य का सवाल है, मतलब आप फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब जब समय बदल, औचित्य है कि नहीं उसका। मान के चलिए मैंने आज पढ़ा है पॉलिटी, कल से आपके सिलेबस में हटी गया न्यायपालिका, तो अगर मैं रिजिड होऊंगा बोले पढ़ेंगे हम, अगर मैं औचित्यपूर्ण हूँ कि अपने लिए इसका कोई औचित्य नहीं है तो हटा दो इसको। औचित्यता का मतलब होता है उसका रेलेवेंस है या नहीं है। आगे बात समझ कि अपने लिए वो महत्वपूर्ण है कि नहीं है। हाँ, कि कोई चीज जरूरी है या नहीं, तो औचित्य है कि नहीं उसका, तो किस पर आधारित है, औचित्यता पर। मान के चलिए सरकार, जैसे सरकार ने क्या बनाया कानून कि इसको चुनाव से बाहर, इसकी औचित्यता है कि नहीं, बोले नहीं है, फोकट बात बोल दी सरकार ने, तो इसे खत्म कर दिया। मूल ढांचे में लाए, ये होता है औचित्यता। लिखिए अतः औचित्यता पर आधारित है। अगला पॉइंट लिखिए अतः, इसी का पॉइंट है, मतलब ये औचित्यता पर आधारित है। अतः न्यायपालिका इसके आधार पर, अतः न्यायपालिका इसके आधार पर, मान के चलिए सरकार ने क्या करा, कोई कानून बनाया,
न्यायपालिका ने देखा कि ये औचित्यतापूर्ण है या नहीं है, तो न्यायपालिका उसे खत्म कर सकती है। तो लिखिए, अतः न्यायपालिका इसके आधार पर बदलती हुई परिस्थितियों में भी, सिचुएशन बदल रही है, कानून चेंज हो गए हैं, बदलती हुई परिस्थितियों में भी, अतः न्यायपालिका इसके आधार पर बदलती हुई परिस्थितियों में भी विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों का परीक्षण कर सकती है। विधायिका और, अतः बदलती हुई परिस्थितियों में भी न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों का परीक्षण कर सकती है। अगरबत्ती नहीं लगी, का परीक्षण कर सकती है, परीक्षण कर सकती है, जिससे संविधान की सर्वोच्चता और पवित्रता, जिससे संविधान की सर्वोच्चता और पवित्रता, जिससे संविधान की पवित्रता और सर्वोच्चता, जिससे संविधान की सर्वोच्चता और पवित्रता बनी रहती है। मतलब कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है या नहीं है। जैसे अभी क्या कर दिया इंदिरा गांधी जी ने, बदलाव कर दिया, इधर मोदी जी ने क्या कर दिया, ये बदलाव कर दिया। अगर न्यायपालिका भी किसके हाथ में आ जाएगी, सरकार के हाथ में, तो फिर क्या सरकार के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस नहीं रहेगा ना। आर्टिकल 50 देखा, न्यायपालिका और विधायिका के बीच विभाजन, तो सरकार ने क्या कर दिया, सरकार को घुसा दिया इसमें, इसलिए इसको वैलिडिटी देने के लिए क्या करा, औचित्यता घोषित करी। ये पॉइंट समझ आए कि नहीं, क्या है देखो, मनीष समझ आएगा आपके, डिम्पल क्या आया समझाओ। पहला औचित्यता वाला, मतलब ऐसा है जिसका कोई मतलब है, मतलब इसको करने से मतलब ऐसा है कि मतलब ये ऐसे ही नहीं है, मतलब अगर न्यायपालिका जो है मतलब वो स्वतंत्र रहेगी। मतलब देखो बात ऐसी है कि सरकार ने किसी चीज को चेंज करा, चेंज क्या करा, दो चेंज देखे हमने, एक तो 39वां संशोधन करा और ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव को जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया। सरकार ने 2015 में एक बदलाव करा, क्या करा कि एक आयोग बना दिया। तो अब न्यायपालिका ने देखा कि इनकी औचित्यता है कि नहीं, इनका रेलेवेंस है कि नहीं, जो सरकार बदलाव कर रही है, इनका मतलब है कोई, हम कुछ पढ़ रहे हैं उसका औचित्य है कि नहीं, पढ़ने के क्या औचित्य है, नौकरी लगाना, बोले नौकरी नहीं लगेगी आपके पढ़ने से, कुछ नहीं होगा, फिर क्यों पढ़ोगे, उसकी औचित्यता नहीं है ना। तो मूल ढांचा क्यों है, क्योंकि उसकी कोई रेलेवेंस है, कोई औचित्य है ना। अगर सरकार न्यायपालिका ने बोला कि ये चीज़ होनी चाहिए, मतलब वो किसी कारण से बोली, सिर्फ फोकट नहीं बोलती। औचित्यता का मतलब ये होता है कि उसकी कोई वैल्यू है या नहीं है। इसको एक बार और पढ़ो कि औचित्यता पर आधारित अतः क्या है, अगर सरकार ने या विधायिका या कार्यपालिका ने कोई भी कानून बनाया है तो उसको देख सकती कौन, न्यायपालिका, कि ये जरूरी है या नहीं। अच्छा देखेगी तो क्या होगा, संविधान पवित्र, अगर यहाँ पर सरकार ने ऐसा कर दिया तो संविधान का मिसयूज हो रहा है ना। ये तो कि बोले आप कुछ भी, अगर व्यक्ति कोई भी भ्रष्टाचार करके प्रधानमंत्री बन गया और जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया तो फिर न्यायपालिका देख नहीं सकती, मतलब वो तो तानाशाह हो गया। तो इसका औचित्य था, इसका औचित्य था, इसलिए किस पे आधारित है, मूल ढांचा औचित्यता पर, रेलेवेंस, किसी चीज का कोई मतलब है। आ गई बात समझ में, या मैं नहीं बताओ क्या है। मतलब सरकार ने न्यायपालिका जांच कर सकती कि वो जरूरी बदलाव था या नहीं। सबको रखा है मतलब, तो इसका कोई काम है, मतलब ये एक औचित्य है, मतलब कि ये वैसा हो ही नहीं सकता, मतलब ये मतलब गलत है, इसलिए इन्होंने इसको किया। मतलब देखो आप कोचिंग क्यों आ रहे हो, उसका क्या मतलब है पढ़ने का, नौकरी लगेगी। सेम ऐसे ही आप कोचिंग आ रहे हो लेकिन नौकरी नहीं लगेगी, आओगे नहीं आओगे। ऐसे ही सरकार ने कोई कानून बनाया, फोकट बना दिया, कोई मतलब नहीं, जरूरी नहीं, तो न्यायपालिका दो लठ रखेगी, आपके मम्मी पापा आने देंगे आपको, न्याय बोले नहीं जानो नानी, स्वयं से न्यायपालिका ने बोला क्यों बदलाव कराए, जरूरत नहीं थी, इसका कोई औचित्य नहीं था, इसका भी कोई औचित्य नहीं, जरूरी है ही नहीं। होता है औचित्यता पर, क्या कोई चीज हम बदल रहे वो जरूरी है या नहीं है, खत्म बात। अगर देखो जरूरी होता न्यायपालिका कुछ नहीं बोलती, पर ये जरूरी नहीं था बोल दिया, बोले नहीं गलत करा आपने। औचित्यता का मतलब किसी चीज को बदल रहे, क्या वो इंपॉर्टेंट है या नहीं।
आगे बात समझ में? अगर इंपॉर्टेंट है तो बदल दो, नहीं है तो मत बदलो। नहीं बदल दिया तो उसको खत्म कर दो। इसको एक बार पढ़ एक बार पढ़ो उसको, उस पॉइंट पढ़ो, पढ़ो जोर से पढ़ो। मेरे आवाज़ कान में थोड़ी दिक्कत है, साथ में करता हूँ कान में। मूल ढांचामध्ये तो औचित्यता पर आधारित है, अतः न्यायपालिका इसके आधार पर बदलती हुई परिस्थितियों में भी विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों का परीक्षण कर सकती है, जिससे संविधान की सर्वोच्चता और पवित्रता बनी रहती है। औचित्य क्या है, जरूरी है? बोले नहीं है। अगर ये ऐसा कर देते संविधान की पवित्रता खत्म हो जाती, लोगों को भरोसा उठ जाता। देखो न्यायपालिका ने कानून दिया, सरकार से, तो न्यायपालिका ने खत्म कर दिया, लोगों को संविधान पर विश्वास रहा हुआ, यार देखो न्यायपालिका ने बदल दिया है, ये लोगों को विश्वास हुआ। औचित्य है ये, कोई चीज़ बदल रही तो उसका महत्व है ना। अगर गैर महत्व की चीज़ें है तो वाह ठीक। आगे बात में औचित्य पर अगला पॉइंट लिखे। देखो एक बात एक और है कि मूल ढांचा अगर है तो सरकार पे दबाव बना रहेगा। दबाव मतलब अगर आप क्लास आ रहे हो, अभी उधर जा रहे थे, आप मुझे देखते ही डर गए, बोलो रे मरे आज तो, है ना। ये क्या है, ये आपके ऊपर चेक्स एंड बैलेंस है। पर यही अगर आप उधर से बस स्टैंड से आ रहे थे, वहाँ चाय पी, आपने बैठे रहे वहाँ थोड़ी देर, वहाँ कोई चेक्स एंड बैलेंस, पता था आपको कोई नहीं देख रहा है, पर सर वहाँ भी आ गए देखने के लिए, है ना। अब वहाँ थे तो वहाँ आपके ऊपर कोई दबाव नहीं था। सेम ऐसे सरकार आपको कोचिंग आने के लिए मम्मी पापा ने भेज दिया, अब आप क्लास आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, हमें नहीं पता। हाँ, हमारी बाउंड्री में आ गए, हमें पता रहेगा कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, हम ध्यान रखेंगे। सेम ऐसे ही सरकार ने कोई कानून बना दिया। क्या बना दिया? कानून बना दिया। यह सरकार, मान के चलो सरकार बनने के लिए बहुमत चाहिए, कितना? 50% + 1, और सरकार को संविधान में बदलने का अधिकार मिल जाता है। संविधान ने कुछ भी कर दिया, चेंज कर दिया, अगर चेंज कर दिया तो संविधान की पवित्रता खत्म हो जाएगी, लोगों की वैल्यू, लोगों को भरोसा उठ जाएगा ना, लोगों को संविधान पे भरोसा है। तो न्यायपालिका क्या करती है? सर का काम करती है कि बोले ये क्यों करा, ये क्यों करा, ये क्यों करा। आ गई बात समझ? तो सरकार के ऊपर दबाव रखने का काम कौन करता है? न्यायपालिका। किसके माध्यम से? मूल ढांचे के माध्यम से। अगर आपने कोई चेंज करा तो उसका कारण बताओ, क्यों करा, और वो संविधान के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है। ये ऐसा है कि मोदी जी की सरकार बन गई, मोदी जी ने क्या बोला, अब की बार 400 पार, 400 सीटें बन जाती तो मोदी जी संविधान में संशोधन कर सकते थे, पर सीटें नहीं आई। पर मान के चले सीटें आ जाती, और मोदी जी ने बोल दिया भारत में लोकतंत्र नहीं रहेगा, राजतंत्र होगा। काम की बात है ना। क्या देखो, सरकार के पास अधिकार तो है, आपके मम्मी पापा ने आपको कोचिंग भेजा, आपके पास अधिकार है, आप बंक मार सकते हो, आप सैलाना उतर जाओ, आप उधर घूमने चले जाओ, कौन सा वो हनुमान ताल में, कहीं भी चले जाओ, यहाँ घूमने चले जाओ। पर आपको पता है यार सर देख लेंगे, तो सर देख लेंगे, उस डर से आप रो जाओगे कि घर पे फ़ोन लगा दिया, तो उस डर से रो जाओगे। लेकिन आपके कोई डर नहीं, बोले सर को कोई मतलब नहीं, हम आए नहीं आए, है ना। अगर आपको ऐसा लगेगा कोई मतलब नहीं, तो फिर आप कुछ भी करोगे, सरकार आज़ाद हो जाएगी। पर सरकार को डर रहता है, बोले ऐसा नहीं मूल ढांचे के खिलाफ आ जाएगी। तो लिखे आप, हाँ इसी में लिखे, हाँ तीसरा पॉइंट, हाँ दूसरा पॉइंट लिख लो इसका, किसका? मूल ढांचे के पक्ष में तब लिखे। भारत में संसदीय व्यवस्था होने के कारण, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। लोकतंत्र क्या होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है? सरकार के 3 अंग होते हैं, है ना, या संसद के 3 अंग होते हैं। पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? लोकसभा और प्रेसिडेंट। सरकार कैसे बनती है हम कल आपको बताए थे, देखा हो वीडियो? नहीं देखा? देख लिया? नहीं देखा? देखा वो नहीं, आप तो यहीं थे, तो वो वीडियो बहुत जरूरी है, देख लेना आप लोग, है ना। सरकार कैसे बनती है वो सब बताया, पूरे 1 घंटे की प्रोसेस है वो, है ना। तो अगर यहाँ बहुमत ले आए या यहाँ बहुमत ले आए तो क्या बन जाएगी? सरकार बन जाएगी। अब एक बार सरकार बन गई 5 साल के लिए, तो आप कुछ भी कानून बना लोगे। आपको बोल दिया कि चलो आप अच्छे से रहो दोस्त जैसे, तो आप तो यहाँ आके नाचने लगे, दिक्कत हो जाए। कोई बोला नहीं, फिर मैं खराब टीचर बन गया, तो क्या होगा? चेक्स एंड बैलेंस बना रहेगा उससे, कि बोले नहीं बहुत हो गया, आप ऐसा हो गया। सेम ऐसे ही सरकार को चुन लिया हमने, पर सरकार करने लगी अवरे काम, उल्टे काम। उल्टे काम क्या करने लगी? कि लोकतंत्र को खत्म कर दें, फलाना कर दें, मौलिक अधिकारों को खत्म कर दें। तो न्यायपालिका क्या बोलेगी? मूल की मरोड़ दूंगा मैं, मूल ढांचा ही है। तो लिखिए आप, भारत में संसदीय व्यवस्था होने के कारण कोई भी दल बहुमत में आकर विधि निर्माण द्वारा, भारत में
संसदीय व्यवस्था होने के कारण, भारत में संसदीय व्यवस्था होने के कारण, इन इंडिया द पार्लियामेंट्री सिस्टम, भारत में क्या है संसदीय व्यवस्था, भारत में संसदीय व्यवस्था होने के कारण, भारत में संसदीय व्यवस्था होने के कारण कोई भी दल, भारत में संसदीय व्यवस्था होने के कारण कोई भी दल बहुमत में आकर, भारत में संसदीय व्यवस्था होने के कारण कोई भी दल बहुमत में आकर संविधान में संशोधन कर सकता है। संविधान में देखो, संसदीय व्यवस्था का मतलब समझ रहे हैं आप, सरकार बनाने के लिए केवल वोट लाना है और सीटें लाना है। जैसे आप सीटें लेकर आ गए, आपकी सरकार बन गई। सरकार कैसे बनती कल बताया था आपको उस वीडियो में, वो देखना आप लोग। अब जब किसी दल के पास बहुमत आ गया, वो संविधान में बदलाव कर सकता है। संविधान हो सकता है अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए संविधान में बदलाव करे, संविधान में बदलाव कर सकता है और अपने स्वार्थों की पूर्ति कर सकता है। लिखो, संविधान में कोई भी दल संविधान में संशोधन कर सकता है और अपने स्वार्थ की पूर्ति कर सकता है। स्वार्थ मतलब क्या होता है? इंदिरा गांधी जी ने करा ना, बोले चुनाव घोषित कर दिया, तो फिर सरकार ने क्या करा, न्यायपालिका ने बोले नहीं ये खराब है ना। मोदी जी ने करा, क्या कर दिया, एनजेएसी लेकर आ गए, तो न्यायपालिका ने बोला नहीं ये गलत बात है। हाँ, तो लिखिए क्या लिखा था हमने, भारत में संसदीय व्यवस्था होने के कारण कोई भी दल बहुमत में आकर संविधान में संशोधन कर सकती है, सरकार बनाकर संविधान में बदल सकती है। इससे क्या होगा, और अपने स्वार्थ की पूर्ति कर सकती है। ये समझ आए कि नहीं आए? यामिनी और संस्कृति आया क्या, पॉइंट समझ आए क्या? कौन कौन कर सकता है संविधान में संशोधन, कौन कर सकता है? सरकार करेगी, विधायिका करेगी। कौन करे? विधायिका। देखो हमारे देश के 3 अंग होते हैं। एक होती है विधायिका, क्या होती है? एक होती है कार्यपालिका और एक होती है विधायिका। विधायिका मतलब होता है कानून, लॉ मेकिंग बॉडी। विधायिका का मतलब कानून बनाना, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करना। हमने कानून बना दिया कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी होगी। अब तो आपका खनन मंत्री कौन है या शराब वाला मंत्री कौन है? कोई भी मंत्री XYZ। अब वो सारे उनकी जिम्मेदारी, सरकार ने बोल दिया कि आपको बनाना है, तो वो कार्यपालिका हो गया। और वो किनको बोले? अधिकारियों को बोले, अगर कोई भी दारू पीता दिखे लट्ठे रखो, उसके पुलिस वालों को बोल दिया, तो कार्यपालिका इंप्लीमेंट कराएगी। और न्यायपालिका क्या करेगी? न्याय देगी कि क्या मध्य प्रदेश में शराब बंद करना जरूरी था या नहीं था। हाँ, सही गलत को बताने का काम करती है। तो बहुमत कौन लाएगी? हाँ, कोई किसी चीज के रेलेवेंस है क्या नहीं, कि बोले शराब बंद करना जरूरी था क्या नहीं, कि जो लोग बेचारा मर रहे रात को तरस रहे दारू के लिए, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। हाँ, तो अब देखो, अब विधायिका और कार्यपालिका देख लिया, तो हम क्या देखे थे इससे पहले कि भारत में संसदीय व्यवस्था है और संसद का निर्माण किससे होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। अब जैसे संसद में मान के चलिए, अगर सरकार कैसे बनती है वो वीडियो देखते रहे, आपको समझ आता है। एक दिन नहीं आने के ये नुकसान है, कुछ नहीं आएगा। आप सब समझाए कि सरकार कैसे बने, वो बहुत जरूरी था। इनको अथवा आता होगा और मैंने बता दिया था एक बार, है ना। एक बार लिंक टूट जाता है ना तो फिर चीजें। परसों ये दोनों आए थे। हाँ, जिस दिन आप दोनों ने आए थे, हाँ, है ना। हाँ, तो सरकार बन चुकी है, मानो आप वो देख लोगे तो वापस बैकग्राउंड बन जाएगा आपका। सरकार ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए संविधान में बदलाव कर दिया, जैसे इंदिरा गांधी जी ने करा, मोदी जी ने करा, तो इसको क्या करेगी? लिखें आप। तो आपने क्या लिखा? अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए बदलाव कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे के माध्यम से सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाया कि नहीं लगाया? रोक दिया, बोले नहीं बनाओ। लेकिन मूल ढांचे के माध्यम से सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे के माध्यम से सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे के माध्यम से सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है ना। पहला पॉइंट क्या देखें हम, कि ये औचित्य है किसका? मूल ढांचे का। कोई मतलब है,
दूसरी बात क्या मतलब है कि अगर सरकार ने पावर का मिसयूज कर लिया तो उसको रोक सकती है कौन? न्यायपालिका। किसी चीज का मतलब होगा तो वो रोक पाएगी, तो रोक सकती है। आगे बात समझ में। तीसरा पॉइंट लिखिए। देखो अब तीसरी बात यह है कि मूल ढांचे में क्या है? मौलिक अधिकार, या मूल ढांचे में क्या है? लोगों का भला कर, कल्याणकारी राज्य। तो मूल ढांचे के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा? लोगों का भला करो। बोले लोगों को राशन दो, जो लोग घर नहीं उनको घर दो, है ना, लेट बात नहीं उनकी लेट बात बनाओ। तो सरकार के ऊपर दबाव आएगा, है ना। तो लिखा आप मूल ढांचे को आधार बनाकर, है ना, मूल ढांचा मतलब करना जरूरी ही है। तो न्यायपालिका ने बोल दिया कि लोगों का अच्छा जीवन होना चाहिए, मूल ढांचे के अंतर्गत आता है, तो सरकार को जिम्मेदारी है वो पूरी कराएगी, है ना। लिखिए मूल ढांचे को आधार बनाकर उच्चतम न्यायालय, मूल ढांचे को आधार बनाकर उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का मतलब समझते क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट, है ना। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। मूल ढांचे को आधार बनाकर उच्चतम न्यायालय रचनात्मक न्याय कर रहा है। रचनात्मक मतलब क्रिएटिव। मूल ढांचे को आधार बनाकर सर्वोच्च न्यायालय रचनात्मक न्याय कर रहा है। रचनात्मक का मतलब समझते क्या होता है? क्रिएटिव, कुछ नया करना। न्यायपालिका का काम क्या है? लोगों को फैसला देना, लेकिन कभी कभी वो आगे आकर बोलता है कि आपको ये भला करना है ना। जैसे एक चीज आई थी भारत में, PIL, ये आपके सिलेबस में भी था, लोक जनहित याचिका। लोक जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि अगर मान के चलिए एक झुग्गी बस्ती है जहां पर गरीब रहते हैं। अब सरकार ने क्या करा, वो 20 सालों से रह रहे, एक अडानी जी का या अंबानी जी का एक प्रोजेक्ट आया, क्या है कि यहाँ पर टावर लगा रहे, तो उन सब लोगों को उठा फेंक दिया वहाँ से, घर खत्म कर दिए उनके, और वो बोल रहे हैं यहाँ से जाओ दूसरी जगह। अब उनको पता है अपने अधिकार के बारे में? नहीं पता। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जाएगा, बोले कैसे कर दिया सरकार, इनको रहने की व्यवस्था कराओ डबल। तो आप लगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोगों के हित की याचिका लगाओ, तो न्यायपालिका देखेगी। ये धीरे धीरे आया भारत में। ये होता है क्या? रचनात्मक न्याय देना। न्यायपालिका नॉर्मल काम क्या है? कोई अगर जाएगा तो उसका न्याय कर देगी। मान के चलिए आपका डाउट में आगे से आके सोल्व तो नहीं कर दूंगा, आपको ये दिक्कत आ रही होगी, आपको डाउट आएगा तो मैं सोल्व करूंगा। न्यायपालिका कभी कभी आगे जाती है, बोले आपको ये डाउट आ रहा है क्या, मैं सोल्व करूं। ऐसे न्यायपालिका बोलती किसको? सरकार को, बोले आप ये काम करो। तो लिखिए आप, हाँ, मूल ढांचे को आधार बनाकर उच्चतम न्यायालय रचनात्मक न्याय कर रहा है। उच्चतम न्यायालय क्या रचनात्मक न्याय कर रहा है, जिससे सरकार के सभी अंगों, सरकार के सभी अंग कितने होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, आपकी सरकार के जितने भी ऑफिस है, सरकार के जितने भी अधिकारी, सब, जिससे सरकार के सभी अंगों पर जन कल्याण के लिए दबाव पड़ता है। जिससे सरकार के सभी अंगों पर जन कल्याण, लोगों का भला करने के लिए दबाव पड़ता है। बोले यार मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, दिक्कत आ जाएगी। सरकार के सभी अंगों पर जन कल्याण के लिए दबाव पड़ रहा है, और राज्य कल्याणकारी राज्य बना जा रहा है, और राज्य कल्याणकारी राज्य बना जा रहा है। राज्य मतलब भारत, राज्य का मतलब क्या होता है? देश, है ना। और राज्य कल्याणकारी राज्य बना जा रहा है। सर PIL तो कोई जनता लगाती ना, मतलब जनता या कोई अलग कोई भी लगा सकता है, किसी दूसरे के बिहाफ पर कोई और लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट नहीं लगा रही है। सुप्रीम उसको सॉल्व करे ना, सुप्रीम कोर्ट उसको लेकर आई ना, आपकी रिक्शा है तो ठीक करो। बोलता है आप। वो लेकर कुछ नए लेकर आई कि दूसरे की दिक्कत। पहले क्या होता था, आपको प्रॉब्लम है तो आपको ही जाना पड़ेगा, आपको डाउट है तो आपको आना पड़ेगा, क्या ना आना पड़ेगा, कि ये आएंगे कि बोले सर इसको दिक्कत है आपको। पर अब ये भी आ सकती है कि बोले सर इसको दिक्कत है, कोचिंग नहीं आ रही क्योंकि फीस नहीं इसके बाद, तो फिर क्या करें? बोले देखेंगे, है ना। तो ऐसे जैसे नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ, नीट के बच्चे नहीं गए, उनके आधार पर टीचर गए, सारे बड़े बड़े टीचर ने केस लगाया, बोले वापस पेपर, हाँ कि पेपर हो गया लीक वापस। 21 जून को है, अगला लिखिए। तो आपके सिस्टर वापस आ गए होंगे? गई मेरी बहन तो उसी दिन चली गई। अच्छा, अगला विपक्ष में था वो, नीट की तैयारी कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, अगला पॉइंट, अगला मूल ढांचे का पक्ष में तर्क देखा, अब विपक्ष। हाँ, अब मूल ढांचे के विपक्ष में तर्क कि मूल ढांचा अच्छा है कि खराब है। देखो, हमें किसी भी चीज को अच्छा या बुरा नहीं मानना है। क्या करना है? कोई भी चीज जो अच्छा या बुरा नहीं होती, अच्छी और बुरी होती है। कुछ अच्छाइयाँ भी होगी, कुछ बुराइयाँ भी होगी। तो मूल ढांचा अगर पढ़ रहे हैं तो पहले तो क्या है, क्या विशेषता है, क्या अच्छाई है, अब बुराइयाँ भी देख ले। हमने आपको पैटर्न बताया ना, हमें पहले बेसिक लिखना है, फिर अच्छा बताना है, फिर थोड़ा सा बुरा बताना है, लास्ट में दोनों बताना। बोले चलो इतना खराब है लेकिन नी मामत है कानो मामो भर लो, ऐसा बोल, है ना।
कि मामा जी ने खाना मामा हो, है ना, ऐसे ऐसे भी ठीक है ना, ये गांव में कहावत है कैसी, वो गांव में कहावत है, उससे नहीं तो कुछ अच्छा कुछ ये अच्छी कहावत है इसलिए। क्या है बताओ। ये है। वाह, चलो अब है विपक्ष में तर्क। विपक्ष में तर्क पहला लिखे। वही लिखते हैं। हाँ हाँ लिखे। मूल ढांचे का आधार सैद्धांतिक न होकर औचित्यपूर्ण है। हम जो पहला पॉइंट देख रहे हैं औचित्यपूर्ण, वही इसका विरोध है। मूल ढांचे का आधार सैद्धांतिक न होकर औचित्यपूर्ण है। सैद्धांतिक और औचित्यपूर्ण में क्या फर्क है बताओ। मूल ढांचे का आधार सैद्धांतिक न होकर औचित्यपूर्ण है। जो न्यायपालिका की निरंकुशता को बढ़ावा दे रहा है। मूल ढांचे का सिद्धांत सैद्धांतिक न होकर, या मूल ढांचे का आधार सैद्धांतिक न होकर औचित्यपूर्ण है। मूल ढांचे का आधार सैद्धांतिक न होकर औचित्यपूर्ण है। जो न्यायपालिका की निरंकुशता को बढ़ावा दे रहा है। निरंकुशता को बढ़ावा दे, निरंकुशता मतलब वो आपका डिक्टेटरशिप को, निरंकुश हो गया मतलब कोई अंकुश नहीं, किसी पे कोई रोक टोक नहीं, वो अंकुश नहीं होना मतलब निरंकुश, बढ़ावा दे रहा है। आपको हम क्या बताएं कि जो मूल ढांचा है वो औचित्यपूर्ण है। पक्ष में तरह औचित्य का मतलब कोई वैल्यू है कि नहीं। अब औचित्य न्यायपालिका तय कर, अपने मन से कुछ भी औचित्य तय कर ले, वो तो ये जरूरी था कि नहीं था, न्यायपालिका ने किस आधार पर तय किया हमें बताया क्या। इसका क्या बोले ये औचित्यपूर्ण है तो कुछ भी औचित्यपूर्ण कर देगी। मतलब सरकार से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन हो रहा है, न्यायपालिका। और न्यायपालिका चुने हुए नहीं है तो चयनित, वो तो सिलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड थोड़ी होते क्या, निर्वाचन थोड़ी होता उनका। तो जो निर्वाचित, हम लोगों ने अपने मंत्रियों पर, विधायकों पर, सांसदों पर भरोसा किया है, उनकी तो वैल्यू कम हो रही है इससे। क्यों कुछ भी काम करे बोले नहीं ये मूल ढांचा औचित्यता नहीं है इसकी, उससे दिक्कत होगी ना। तो पहला विपक्ष में था क्या है कि संविधान क्या कौन बढ़ रहा है आपका, न्यायपालिका क्या कर रही है, ओवर रीच कर रही है। एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया कि अति न्यायिक सक्रियता क्या है, ओवर जुडिशियल रिव्यू क्या है। एक तो होता है जुडिशियल रिव्यू, अति का मतलब अति कर दिया, हर चीज में उंगली करना, तो वो क्या है वो समझाना था, बताएंगे आगे आपको। अगला लिखिए। ये क्या होता है सैद्धांतिक? सिद्ध कोई थ्योरी बनी हुई है, जैसे कि x प्लस वाई रहता है ना, थ्योरी 2x प्लस वाई प्लस 2ab, नहीं पता नहीं वो क्या रहता है, या पानी का सूत्र H2O होता है, पानी का फॉर्मूला होता है, वो फिक्स है, वो हर जगह है। हमने बोल दिया कि पानी क्या है, अब पानी क्या अपने हिसाब से लिखोगे, पानी की विशेषता आपके हिसाब से लिखोगे, पर आपको पता है पानी का सूत्र क्या है, H2O है, दूसरा नहीं हो सकता। सिद्धांत मतलब जो चीज फिक्स है, और औचित्य का मतलब जो चीज आपके हिसाब से बना सकते हो। क्वेश्चन आया कि भारत की राजधानी है दिल्ली, मुंबई, भोपाल या राजस्थान, तो आप क्या लिखेंगे, दिल्ली, फिक्स है इसमें जवाब, ये सैद्धांतिक है। क्वेश्चन आ गया भारत कैसा है, कोई कैसा भी लिख देगा अपने हिसाब से, भारत कैसा है, किसी को अच्छा लगता है घूमना, किसी को फिरना, किसी को पढ़ना, किसी को क्या करना। औचित्यतापूर्ण का मतलब जो अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल हो, और सैद्धांतिक मतलब सिद्धांत फिक्स है, जैसे न्यूटन का नियम पूरी दुनिया में एक ही चलता है कि एप्पल गिरता है ना, वो ऊपर से बाटा फेंकते हैं ना, ये करते ना, सिद्धांत बना हुआ, छोरी बनी हुई। लेकिन ये क्या सिद्धांत है, क्या है, मन पड़ा जब कोई जवाब दे दिया। तो सैद्धांतिक और औचित्यता में ये फर्क है। आगे बात समझिए, अगला लिखिए आप। न्यायिक सक्रियता के कारण, विपक्ष में तर्क है, विपक्ष में, हाँ सेकंड पॉइंट में विपक्ष में तर्क, न्यायिक सक्रियता के कारण शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन किया जा रहा है। हमने क्या देखा था, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर। हाँ, न्यायिक सक्रियता के कारण शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन किया जा रहा है। न्यायिक सक्रियता के कारण शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन, सेपरेशन लिखें ऐसे, पृथक्करण, न्यायिक शक्ति, एक मिनट मैंने गलत लिख दिया, पृथक्करण, 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 न्यायिक सक्रियता के कारण शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन किया जा रहा है। अच्छा, हमने क्या देखा था, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग रहेगी, पर ये तो विधायिका कार्य में उंगली कर रही न्यायपालिका, शक्ति पृथक्करण का रहा है ना, तो किसका उल्लंघन हो रहा है, मूल ढांचे का, और मूल ढांचे के कारण न्यायपालिका अधिक सक्रिय हो रही है।
ज़्यादा एक्टिव रही है ना। मैं आपको बोलूँगा अरे ऐसा नहीं खाना, ये नहीं पीना, वो नहीं, बोला यार ज़्यादा नहीं बोल रही है, ऐसा लगने लगेगा आपको, है ना। किसी चीज़ का एक लिमिट हो तो अच्छा है ना। ये अगला लिखें, बोतल है ना, लिखिए न्यायिक सक्रियता। हाँ, अगला तीसरा, देखो न्यायपालिका कभी कभी उठते हुए चल लेती है, मतलब आगे से बोलो हम ये करेंगे वो करेंगे, तो लिखे न्यायिक सक्रियता के कारण। हाँ तीसरा पॉइंट, न्यायिक सक्रियता के कारण। न्यायिक सक्रियता के कारण लंबित वादों, लंबित वाद मतलब पेंडिंग केसेस बढ़ रहे हैं। न्यायिक सक्रियता के कारण लंबित वादों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। वाद मतलब होता है वादा नहीं, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा वो नहीं। वादों का मतलब होता है केस, वाद विवाद है ना, केस होना है ना। हाँ, न्यायिक सक्रियता के कारण लंबित वादों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। न्यायिक सक्रियता के कारण लंबित वादों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, जिससे न्यायपालिका का कार्य प्रभावित हो रहा है ना। इतनी ही संख्या बढ़ेगी जब केसेस की, जिससे न्यायपालिका का कार्य प्रभावित हो रहा है। ठीक, बुराई कहाँ से हो रही सर? बुराई ये हो रही है ना कि काम बढ़ रहा है, काम नहीं कर पाएगी, लोगों को बेचारों भटकना पड़ेगा इधर उधर। वो बोले ना तारीख पे तारीख, तो तारीख पे तारीख मिलती रहती है, बुराई है ना। हमें बुराई ऐसी करना है कि बुराई ना लगे, ये स्मार्ट तरीका होता है कि बुराई ऐसी करो कि बुराई नहीं लगे, बस यही तो क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग है। ये लगी बुराई, बुराई नहीं लगी होगी, बोले ये क्या कहना क्या चाहते हो, सही भी लग रहा है कि प्रभावित होता है ना। चलो अब लिखो लास्ट पॉइंट, चूंकि क्या ही कर, हाँ चौथा और लास्ट, चूंकि मूल ढांचे का आधार औचित्यपूर्ण है, चूंकि मूल ढांचे का आधार औचित्यपूर्ण है, अतः बदलती हुई परिस्थितियों में न्यायपालिका का निर्णय भी बदल जाता है। मूल ढांचे का आधार औचित्यपूर्ण, औचित्य मतलब जरूरी है कि नहीं, परिस्थिति जैसे बदलती मूल न्यायपालिका का वैल्यू बदल जाती है, मतलब सोचने का तरीका। अतः सुन रुको सही, अतः मूल ढांचे का आधार औचित्यपूर्ण है, अतः बदलती हुई परिस्थितियों में न्यायपालिका का निर्णय भी बदल जाता है। मूल ढांचे में का आधार क्या औचित्यपूर्ण है, अतः बदलती हुई परिस्थितियों में मूल न्यायपालिका का क्या हो जाता है, निर्णय भी बदल जाता है, जिससे असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि बोले कहना क्या चाहते हैं। पहले ये बोल दिया, तब ये बोल दिया, न्यायपालिका ने 1950 में कोई और बात बोली, अभी 2025 में कोई और बात बोल दी, तो बोले कहना क्या चाहते हैं। समय बदल रहा है तो न्यायपालिका की दिक्कत हो रही, तो ये बोले है क्या है, विपक्षी ये है ना कि बोले आप कहना क्या चाहते हो। न्यायपालिका का निर्णय भी बदल जाता है ना। मान के चलिए कोई केस सुनाया न्यायिक सक्रियता के आधार पर या मूल ढांचे के आधार पर, और बोला नहीं उस समय हमने गलत बोला था, तो बोले ये है क्या, फिक्स कर लो कोई चीज है ना, सिद्धांत बना लो यही होगा। अतः असामंजस्य की स्थिति बनी रहती है। हाँ हाँ, असमंजस्य का मतलब होता है हम ये कहना क्या चाहते हो, ये वाली बात असामंजस्य, ऐसा असामंजस्य, सामंजस्य, ऐसा रुको, असमंजस, असमंजस लिखो ऐसा, असमंजस की स्थिति। असमंजस मतलब होता है कि गड़मट होना, किसी चीज को बोलोगे वो है क्या है, क्या कहना चाहते, ऐसा है ना। असमंजस मतलब समझ नहीं आए, कुछ श्योर नहीं, बोले है क्या है, श्योरिटी नहीं उनको। हमने बोल दिया कि कल क्लास नहीं लगेगी, मैंने बोल दिया मैं बताऊंगा, सुबह 7 बजे तक पता नहीं चला और आपको 6 बजे निकलना है, बस 7:30 बजे निकलना है, आपको असमंजस, बोले जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तैयार हो के नहीं हूँ, ये असमंजस। बोल दिया कल छुट्टी, खत्म बात होगी। लेकिन बोल दिया हाँ देखो मैं बताऊंगा, अब बताऊंगा, बोले 7 बजे तक मैसेज नहीं आया, 7:10 तक नहीं आया, फिर 7:19 पे हाँ क्लास लगेगी, और बोले बस निकल गया, अब क्या, तो असमंजस था, है ना। ये हो गया आपका मूल ढांचा खत्म, टाटा बाय बाय। कल हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन, हाँ लगा देना भी,
संविधान संशोधन। आपको एक मैं स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी ये है, मैं अभी एक जगह गया था, वहाँ मैंने क्या लिए, वाइवा लिया, प्रैक्टिकल कॉलेज के बच्चों का, है ना, एमए के बच्चों का, जो पॉलिटिकल साइंस से एमए कर रहे हो 4th सेमेस्टर में, कम से कम 50 बच्चों का मैंने लिया हो, 50 से 60 बच्चों का, है ना। अब क्या हुआ, मैंने पूछा, बोले आपके टॉपिक का नाम बताओ। 50 में से 40 बच्चों को ये टॉपिक का नाम नहीं पता था। हाँ, टॉपिक का नाम था 73 और 74 संशोधन में की क्या भूमिका है। किसी को पूछा 73 संशोधन क्या है, बोले ही। फिर मेरा इंटरेस्ट जागा, मैंने बोला करना क्या चाहते। मैंने बोला बताओ भैया और दीदी क्या करना चाहते हो। एक का भी जवाब नहीं था कि हमें क्या करना है, और 150 बच्चे थे उस क्लास में, एक का भी जवाब नहीं था कि हमें क्या करना है। किसी को पूछा, बोले क्या करो, एमए के बाद बीएड करेंगे। जब मैंने बोला बीएड तो बीए के बाद होती है, तो बोले बीएड क्यों करोगे, तो बोले बीएड के बाद तो नौकरी लगेंगे ना। बोले काई की, बोले टीचर। मैंने बोला कैसे बनते, बोले वो तो नहीं पता। एमए कर लिया और आप सोचो, आप 1 लाख रुपए बिगाड़ेंगे बीएड में, 1.5 लाख रुपए, और उनको ये नहीं पता कि कैसे नौकरी लगती है, और मास्टर्स हो गया उनके। एमए का मतलब मास्टर ऑफ आर्ट पॉलिटिकल साइंस के विशेषज्ञ बन गए आप, लेकिन आता जाता कुछ नहीं। ये कंडीशन है। कॉलेज में मेरे साथ भी 120 बच्चे थे, 120 में से मेरा अकेले कनेक्ट हुआ था। और आप मैं टीचर बहुत अच्छा रखते हूँ, क्यों, क्योंकि बच्चे में अवेयरनेस ही नहीं है। कॉलेज में जाना है कोई मतलब नहीं, किसी भी कॉलेज में जाओ कोई मतलब नहीं। जब आप तैयारी करेंगे आपके कॉलेज में रहेंगे, आप सबसे टॉप बच्चे आप ही रहेंगे। बोले वाह इनको कुछ नहीं आता, ऐसे आएंगे हैं, बोले हैं होम चाल रहे हो गई, ऐसा पूछेंगे। तो ऐसे कंडीशन उनकी रहती है जो कुछ नहीं करते। 12वीं कर ली, पढ़े घर पे, वाह बाद में देखेंगे। जैसे 12वीं करी, तय करा कि बोले ये करना है, खत्म बात। तो फिर टीचर कैसे बनेंगे बीएड करने के बाद भी? कुछ मूर्खानंद बनेंगे। 26 लाख लोगों ने कर रखी है बीएड, 26 का कम से कम अगर बीएड का डेटा निकालेंगे 1 करोड़ लोगों ने कर रखी होगी बीएड। तो 26 लाख लोगों ने बीए अभी सीटेट का एग्जाम दिया है, 26 लाख लोगों ने अभी दिया है, उससे पहले दिया होगा, उससे पहले दिया होगा, पुराने लोगों ने कर रखी होगी, जिनकी नौकरी नहीं लगी। टीचर की वैकेंसी कितनी, बहुत कम है। हर व्यक्ति टीचर थोड़ी बनेगा, हर व्यक्ति देखो। हाँ, तो हमें चयन अच्छा करना है और हमें स्मार्ट बनना है थोड़ा सा, कि क्या है क्या नहीं, बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ये चीज़ें ये बंद करो। सर देखो मैंने कल 2